शादी करने के बाद में अब मुझे तो लगा भाई मेरी नौकरी और छोकरी दोनों सेट है, लेकिन शायद से ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। छोकरी तो आ गई थी, लेकिन अब आंखों के सामने सडनली एक अंधेरा सा छा गया कि अब क्या किया जाए। उतने में ही एंट्री होती है मेरे बुआ की और कहती है, और कलेक्टर साहब आ गए आप, कहाँ है आपकी कार? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे अब तो सुधर जाओ। कुल मिलाकर यूपीएससी के अटेम्प्ट 7, अफसर बनने की ख्वाहिश 1 और सफलता कहीं नहीं, और बुआ सच साबित होती हुई दिख रही। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या 7 खून माफ किए जा सकते हैं? मैंने ऐसा क्यों पूछा, जानेंगे आगे। और एक मेरा सवाल है, क्या सिर्फ सफलता की कहानियां ही आपको सफल बना सकती हैं, या असफलता की एक कहानी भी आपको सफलता के शिखर तक लेकर के जा सकती है? सफलता और असफलता के इस चक्कर में आपको ज्यादा नहीं फंसाता हूं और आपको ले चलता हूं मैं अपने साथ। कहां? वहां जहां आप खुद फैसला करेंगे कि असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यूपीएससी की तैयारियां जोर शोर से तो चल रही थी, लेकिन घर वालों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बात चल रही थी मेरे शादी की। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक मैं अफसर नहीं बन जाता हूं तब तक तो बिल्कुल शादी नहीं करने वाला हूं। लेकिन उस समय में उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके छोटे भाई की शादी पहले करवा देते हैं। मैं 25 साल का हो चुका था, छोटा भाई 22 साल का था, और उसने भी वहां पर हाँ कर दी। लेकिन इस हाँ के साथ में ही घर में शहनाइयां गूंजने लगी, घर जगमगाने लगा और सभी रिश्तेदारों का तांता घर में आकर के लगने लग गया। अब इसी बीच में सब बैठे हुए थे, शादी ऑलमोस्ट पूरी हो रही थी और सब बैठ करके बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है। उतने में ही एंट्री होती है मेरे बुआ की, ऊपर से नीचे की तरफ में आती है और कहती है, और कलेक्टर साहब आ गए आप, कहाँ है आपकी कार? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे अब तो सुधर जाओ। अरे अब तो नौकरी वगैरह पकड़ लो ताकि घर में 2 पैसे कमा करके लेकर के आओ। क्यों बिना फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हो? उम्र भी बीती जा रही है, छोटे भाई की शादी तुमसे पहले हो गए है। मारवाड़ी में कहते हैं उसको, जाड़ा पगोरा जेठ जी बनगा हो। बोले मोटे पैर के जेठ जी बन गए हो और अब तुम अभी भी शादी नहीं कर रहे हो, अब तो सुधर जाओ। वो रात बिल्कुल नहीं सोया। अब मैंने ठाना कि अब तो मैं अफसर बन करके ही रहूंगा। तो दोस्तों, क्या मैं अफसर बना या नहीं बना? इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और मैं क्या हूं ये आप सबको एकदम इस कहानी के अंत में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी से। मेरा जन्म वैसे गुजरात में हुआ, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं, जोधपुर के एरिया से आता हूं। लेकिन क्या पता था कि दिल्ली में बैठे हुए अन्ना हजारे मेरी लाइफ में जल्द ही एंट्री लेने वाले हैं। उस समय में पूरा देश एंटी करप्शन के अगेंस्ट में लगा हुआ था। सब लोग अन्ना हजारे जी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर के जुड़े हुए थे। मैंने सोचा आगे आने वाली पीढ़ी मुझसे जब पूछेगी कि आपने उस समय में क्या किया था जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रही थी, तो मैंने भी उसमें कूदने का निर्णय लिया। धीरे धीरे जब ये सब खोदने लगे तो पहले तो पता नहीं था ये आरटीआई क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है। थोड़ा बहुत पढ़ने लगे, क्योंकि इसके पहले जो भी स्कूली शिक्षा थी उसमें केवल जो किताबों का ज्ञान था वही पढ़ा हुआ था। कहीं हमको एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं की थी जो जिसमें ये सब बातें पता चले। और थोड़ा एरिया भी ऐसा ही था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अफसर कैसे होते हैं, ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब अन्ना हजारे मेरे ज़िंदगी में आते हैं तो उस समय में धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में हम खोदना शुरू करते हैं। पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, इस तरीके से ये आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर पूरे देश को पीछे से चला रहे हैं। अब मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी अभी अफसर बनना है और देश को बदलने के लिए काम करना है। इसके लिए मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब उस समय में 2011 में लगभग 7 लाख का पैकेज देने वाली जॉब से रिज़ाइन किया। लोगों ने उस समय में कहा कि ये पागलपंती क्यों कर रहा है, एक तो पहले ही रिसेशन अभी तक चल रहा है और उस पीरियड में तुम अगर इस तरीके से एक अच्छी जॉब को लात मारोगे तो तुम्हें आगे कौन नौकरी पर रखेगा। मैंने कहा कि अब तो हमने ठान लिया है कि अफसर बनना है और अब अफसर बन करके ही रहेंगे। मैंने एक कोचिंग क्लास में अपने आप को एनरोल किया, वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, बहुत ही ज़ोरों शोरों में पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन किसे पता था
कि पहले ही अटेम्प्ट में मुंह की खाएंगे और जबरदस्त तरीके से नीचे गिर जाते हैं। जवानी का जोश, लगता था कि बाकी लोग नहीं कर पाए लेकिन हम तो पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पहले अटेम्प्ट में जैसा कि मैंने बताया, सीधी मुंह की खाई। अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को बड़ी चोट लगी थी। लेकिन फिर मेरे उस समय में रहे गुरु अविनाश धर्माधिकारी सर, उन्होंने कहा कि पहले अटेम्प्ट में नहीं बन सकते हैं, आप थोड़े 2 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट में भी अपने को थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट लगे और तुम्हारे प्रतिभा के छात्र जो हैं वो तो पक्का आईएएस बनेंगे ही बनेंगे। मैंने उनकी बात मानी, लग गए सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी वापस से इसी तरीके की मुंह की खाई। देखते ही देखते तीसरा अटेम्प्ट कब हुआ पता ही नहीं चला। अब इसी बीच में घर वालों का प्रेशर बनते गया शादी के लिए। तो घर में शादी की सुगबुगाहट शुरू तो हो गई, लेकिन मैंने साफ शादी से मना कर दिया। और इसी के बाद में मेरे छोटे भाई से पूछा गया कि क्या आप शादी करेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मतलब 22 साल का वो हो चुका था, अब मैं 25 साल का मैं भी हो चुका था। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और उन्होंने शादी कर ली। अब उसमें शादी की शहनाइयाँ बज रही हैं, घर पूरा जगमगा रहा है, रिश्तेदारों का तांता बंधा हुआ है आने का। और इसी बीच में एक दिन हम सब बैठे हुए थे, हँसी के ठहाके लग रहे थे, चाय की चुस्कियाँ लग रही थी और उतने में मेरी बुआ सीढ़ियों से नीचे की तरफ में आती है और नीचे की तरफ में आ करके पर्टिकुलरली मुझे ही पॉइंट आउट करते हुए कहती है, और भाई कलेक्टर साहब बन गए कलेक्टर, कहाँ है आपकी लाल बत्ती की कार? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ और जा करके जल्द से जल्द थोड़ी नौकरी वगैरह करो, शादी वगैरह करो ताकि घर संभले। और ये बातें जैसे ही छिड़ती हैं तो अब घर में भी इन्हीं सब बातों का तांता बंधने लगता है। अब मम्मी पापा जो अब तक तो पूरी तरीके से पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी लगता है कि शायद सब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पर आए और वो भी एक सही राह को पकड़े। तो आपने भी आपके घरों में ज़रूर ये वाली बात देखी होगी कि जब लोगों को लगता है कि उनका लड़का कुछ नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा उनको नकारा सा फ़ील होने लगता है, उस समय में कहते हैं कि इसकी शादी करवा दो, ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले ऑटोमैटिकली काम शुरू हो जाएँगे। क्योंकि अब तक तो अकेला है और जब तक अकेला है तब तक उसको परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके साथ में कोई संगिनी आ जाती है, तो उसका ध्यान रखने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। जब वो चीज़ें डिमांड करेगी तो कहाँ से ला कर के दोगे? तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो कुछ ऐसा ही सुगबुगाहट हमारे भी घर में चल रही थी और धीरे-धीरे अब तक जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, इवन वो अब थोड़े शादी के फ़ेवर में हो जाते हैं। और इसी बीच में थोड़ा-सा लाइफ़ सेटल होना शुरू होती है 2016 के अटेम्प्ट में। वहाँ की प्रीलिम्स क्लियर होती है, मेंस भी क्लियर होती है, इंटरव्यू का कॉल आता है, मैं इंटरव्यू भी दे देता हूँ। और इसी बीच में थोड़ा-सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब नौकरी तो आ रही है, शायद से घर वालों की बात मान लेनी चाहिए और अब छोकरी भी हमने पसंद कर लेनी चाहिए। इसी बीच में रीना मुझे पसंद आ गई, थोड़े हाई क्लास घर की लड़की थी। पसंद आ गई, पसंद आने के बाद में हम लोगों ने धूमधाम से शादी की। शादी करने के बाद में अब मुझे तो लगा भई मेरी नौकरी और छोकरी दोनों सेट है, लेकिन शायद से ऊपर वाले को कुछ और ही मंज़ूर था। छोकरी तो आ गई थी, लेकिन नौकरी से मैं थोड़े से मार्क्स से रह चुका था। अब तक जिस एग्ज़ाम में, जिस सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा था, उसी सब्जेक्ट ने कहीं मुझे डुबा दिया था। अब आँखों के सामने सडनली एक अंधेरा सा छा गया कि अब क्या किया जाए? ये तो मेरा चौथा अटेम्प्ट है। चौथे अटेम्प्ट में अब शादी भी हो चुकी हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और अब जो बुआ की बातें जो हैं, वो थोड़ी-थोड़ी सी कहीं लगने लगा कि ये तो सच होते जा रही हैं, कि शायद से मैं ऐसे ही ना रह जाऊँ और ज़िंदगी में कुछ हासिल ही ना कर पाऊँ। लेकिन उस समय में मेरी बीवी ने कहा, मेरी वाइफ़ रीना ने कहा कि, "आप इन सब बातों का बुरा मत मानिए। मुझे पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर जी-जान लगा कर के ये वाला अटेम्प्ट दोगे, तो आप डेफ़िनिटली एग्ज़ाम को क्लियर करोगे।" लेकिन सैडली कुछ हेल्थ के रीज़न्स की वजह से उस समय में मेरे वो भी अटेम्प्ट्स पूरी तरीके से लटक जाते हैं और जो आईएएस बनने का सपना था, वो वहीं पर अधूरा रह जाता है। अब मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के कुछ समय पहले जब मेरी रीना से बात हुई थी, तो उस समय मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हनीमून पर यूरोप ज़रूर घुमाने लेकर के चलूँगा। अब वो बातें तो बड़ी-बड़ी कर ली हैं, लेकिन एक तो मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो पापा से पैसे माँगे कैसे? थोड़ी-सी खुददारी भी है और मारवाड़ी फैमिली से तो पापा हमेशा इन सब चीज़ों में थोड़े
उस टाइप के होते हैं कि ज़्यादा पैसे हम इसमें बर्बाद नहीं करें, जाना है तो यहीं कहीं जा कर के आ जाओ। और मैंने तो बातें की थी यूरोप की कि भाई यूरोप घुमाऊँगा, उसमें भी आपको पेरिस में लेकर के जाऊँगा, उसमें भी पेरिस का जो आईफिल टावर है, वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ऐसे समय में जब फाइनेंशियल कंडीशन मेरी खुद की पुअर चल रही हो, थोड़ा बहुत सिखाने से कुछ 1000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन पेरिस जाने तो वहाँ पे लाखों रुपए चाहिए। ऐसे समय में मेरे काम आते हैं मेरे जिगरी दोस्त, जिनके साथ में मैं कॉलेज में पढ़ा था। साहिल, कौस्तुभ, दर्शिल और अभिजीत, इन चारों से मैं लगभग 1-1 लाख रुपए उधार लेकर के पेरिस के टूर पर चले जाता हूँ। उनकी मदद से मैं चले तो गया, लेकिन हनीमून मनाना और उसके बाद में आगे का घर चलाना, ये दोनों समान चीज़ें नहीं हैं। दोस्त उसके लिए तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन रोज़-रोज़ आपके घर चलाने के लिए पैसे थोड़ी देंगे। उसके लिए ज़रूरत थी कुछ काम धंधे की, और वहाँ पर मैं शुरू करता हूँ अपने शिक्षक बनने की जर्नी शुरू। भले ही शिक्षक बन गया था, लेकिन फिर भी मेरे पास में 2 अटेम्प्ट अभी भी बाकी थे, और जस्ट मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह दिया था और वहीं से जस्ट मैं आउट ऑफ द प्रोसेस हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अब तो मैं शायद से पक्का इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही जाऊँगा। लेकिन शायद से किस्मत को मंज़ूर नहीं था, और कहीं न कहीं मेरी भी लापरवाही हुई और थोड़ा-सा हेल्थ के तरफ में भी नज़रअंदाज़ी रही, जिसके चलते मैं अगले 2 अटेम्प्ट भी यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन क्रैक नहीं कर पाया। अब लगा कि क्या करें वापस, क्योंकि शादी हो गई है, अब शिक्षक भी हैं, अब तो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं कि हमको जो सिखा रहा है टीचर, वो अगर इतना अच्छा सिखा रहा है, तो उसका तो एग्ज़ाम क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिक्षक उसी एग्ज़ाम को, जिस एग्ज़ाम के लिए वो आपको सिखा रहा है, वो क्रैक भी कर जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे केस में भी साबित हुआ, मैं उसको नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या ज़िंदगी भर यही शिक्षक बने रहूँगा और इस तरीके से यूपीएससी के बच्चों को ही सिखाते रहूँगा। सोचा कि एमएस करता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूएस में जाएँगे, वहाँ पे एक अच्छा करियर सेटल कर सकते हैं। माँ-बाप की हम 3 औलादें थी, तो 2 औलाद फिर भी उनकी यहाँ पर रहेगी ही। मैं जा कर के यूएस से मैं भी कुछ कमाई लेकर के आ जाऊँ। पर ये सोचा ही, और उसी समय में थोड़ा-सा हमारा प्रेगनेंसी की भी बात चल रही थी। मैंने सोचा कि यूएस सेटल होंगे, बट तभी खुशखबरी आ जाती है। तब उसको खुशखबरी भी है, और वहाँ पे एक दुःख की खबर ये है कि अब शायद से मैं यूएस नहीं जाऊँगा। तो दोनों मिक्स थी, बट खुशखबरी थोड़ी बड़ी थी। तो हमने डिसाइड किया कि अब जो भी करेंगे इंडिया में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और अब फुल टाइम हम सिखाएँगे। बट फिर भले ही मेरे सिविल सर्विसेज़ के अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए हैं, बट एक फॉरेस्ट सर्विसेज़ का अटेम्प्ट मेरे पास में बचता है, ऐज वाइज़। मैंने अब तक, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो फॉरेस्ट सर्विसेज़ का अटेम्प्ट मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से हम दे सकते हैं, तो वो भी मैंने दिया। उसमें अब मैं सिखाते-सिखाते दे रहा था, तो ज़्यादा लोड नहीं लिया था। ये एक बहुत ही एकदम गनीमत की बात है कि जब तक मैं थोड़ा लोड लेते-लेते पढ़ रहा था, कि इसका प्रेशर ले लेकर के पढ़ रहा हूँ, तब तो मैं थोड़ा बाउंड्री-बाउंड्री पे एग्ज़ाम क्लियर कर रहा था। और इस बार जब मैंने 2019 का फॉरेस्ट सर्विसेज़ का अटेम्प्ट विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी पढ़ाई किया, अब तक के मेरे जो बेसिक नॉलेज पर और जो सिखाए हुए नॉलेज है, उसके बेसिस पर जब मैंने दिया, तो 143.34 ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर है। मतलब इतना हाईएस्ट स्कोर कभी नहीं आया मेरा। और इवन उस समय में जिन लोगों ने सुना कि भाई इतना भी स्कोर आ सकता है, तो वो हक्के-बक्के रह गए थे। लेकिन इसमें भी थोड़ा अब सीरियस नहीं था, अब मैं पैसे कमाने को लेकर के ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो फॉरेस्ट सर्विसेज़ का अटेम्प्ट भी इंटरव्यू तक जा कर के पूरा खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर यूपीएससी के अटेम्प्ट 7, अफ़सर बनने की ख्वाहिश 1, और सफलता कहीं नहीं, और बुआ सच साबित होती हुई दिख रही। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, 7 खून माफ़। ये 7 खून कोई और नहीं, मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट की दास्तान बयां करते हैं, जो कभी सफल ही नहीं हुए। एक सवाल मैंने आप सबसे शुरुआत में पूछा था कि क्या सफलता की कहानियां ही सफलता पर आपको लेकर के जाती है, या असफलता की कहानियां भी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। समाज सफलता की तो जय जयकार करता है, लेकिन असफलता को धिक्कारता है। लेकिन मेरा सवाल उन सभी लोगों से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, आप सभी से है। क्या मंजिल को पाना ही सफलता है? क्या कभी मैं अपना कोई एक गोल डिसाइड करके अगर उसको अचीव नहीं कर पाता हूं, तो मैं पूरी तरीके से पूरी जिंदगी में असफल हो चुका हूं? मेरे हिसाब से इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ना, बड़े बड़े अक्षरों में नो। आपने भी मेरी जर्नी में देखा कि मैं कई बार असफल हुआ, कभी कभी डीमोटिवेटेड भी फील हुआ, कभी कभी सच में मैंने अपने आप को ही क्वेश्चन किया कि क्या मैं सच में इसके काबिल हूं या नहीं हूं।
लेकिन उस समय में रोल होता है आपके पेरेंट्स का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके दोस्तों का, कि वो आपको बढ़ाते हैं। और मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म पर एक और बार बता देना चाहता हूँ कि इन सब में जो स्टॉक्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, यहाँ के स्पीकर काफ़ी उम्दा हैं, उन्होंने बहुत ही नॉलेजेबल बातें कही हैं और प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जिससे कि आप उन डिप्रेशन से बाहर भी आ पाए। तो जैसा कि आप सबने मेरी जर्नी सुनी, उन सब में आपको समझ में आ रहा है कि मैंने 7 खून तो कर ही दिए थे, पर मैं शिक्षक बनने की राह पर चल पड़ा था। उसी दौरान कोविड के बीच में मैं अनअकैडमी से जुड़ता हूँ। वहाँ पर भी जब मैं गया था तो मैं एक छोटे से टाउन से आया हुआ एक एजुकेटर था जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले को कभी न कभी उसका लाभ अवश्य मिलता है। मैं अपनी मेहनत करते रहा, मैं अच्छा सिखाते रहा। उसी बीच में कुछ छात्र मेरे ऑफिसर्स बन गए, जिनमें से आप प्रणति संगपाल आज IRS के तौर पर पुणे में कार्यरत है, या फिर आप सूरज गुंजाल की बात कर सकते हैं, वो महाराष्ट्र में सर्व कर रहे हैं। ये सब विद्यार्थियों ने भी मेरा नाम बढ़ाया। आज अनअकैडमी का मैं वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ। मेरे 36 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। इसका अर्थ होता है इनको अगर आपको देखना है तो आपको 25,000 दिन लगेंगे, यानी कि लगभग 68 साल। तो एक व्यक्ति अगर इन सबको देख रहा है तो उसको 68 साल मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी इसको देखने में बितानी पड़ेगी। तो दोस्तों, चलते चलते आप सभी को बताना चाहूँगा, असफलता से भी सफलता मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सफलता की ही कहानियाँ सुने। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत मैं अपनी एक फेवरेट कविता से करना चाहूँगा। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख।